हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, मैथ्स की चल रही है, इंग्लिश और फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसमें हम पीवाईक्यूज़ और कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो उसी हिसाब से आज हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री की, जिसमें हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, लास्ट 10 ईयर्स और 10 ईयर्स प्लस जो आ चुके हैं पेपर्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या बताया गया है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे अब हम लोग साइंस की बात करें या फिर अपने एसएसटी की बात करें, तो अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में लास्ट 10 ईयर और 10 ईयर प्लस पीवाईक्यू लगा लिए हैं, तो आई थिंक उससे बाहर कोई भी चीज़ एग्ज़ाम्स में नहीं आती है। तो वह उसी टाइप से हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को। तो चलिए हम अपना ओवरव्यू एक बार चैप्टर का लेते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या क्या बताया गया, और उसके बाद में पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब दो सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं और उसकी नई प्रॉपर्टीज़ हों, तब उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता था कि जब वो अपनी पुरानी स्टेट में ना आ पाए, यानी कि नई प्रॉपर्टीज़ हो जाएं उसकी। भाई देखिए, जैसे अब दही है, दही कहाँ से बना है? मिल्क से। तो दही से दोबारा मिल्क तो बनेगा नहीं। दही की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, मिल्क की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो उसी तरीके से जैसे अब फिज़िकल चेंज में क्या होता था कि पानी से बर्फ़ बनी है, बर्फ़ को पिघला के फिर पानी बन गया, यानी कि प्रॉपर्टीज़ सेम रही ना उसकी। तो द चेंज इन प्रॉपर्टीज़, जब प्रॉपर्टी में चेंज आता है तब उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाए और उसकी नई प्रॉपर्टीज़ हों, तो उसे बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। फिर उसी जो केमिकल रिएक्शन हुई है, उसी को अगर नोटेशंस में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि मान लीजिए कोई दो सब्सटेंस थे, ए एंड बी, और उनकी रिएक्शन हुई है, ए और बी की रिएक्शन हुई है, कोई सब्सटेंस मिला है हमको सी। तो ये क्या है, नोटेशन हमने दी इसकी, यही है हमारी केमिकल इक्वेशन। इसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इस जिसमें ए कोई दो सब्सटेंस था, बी था, और जो नया सब्सटेंस बनाया है वो है सी। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई है, और इसको अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखी जाएगी, जिसको ये बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसके बाद क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस अभी मैं आपको बताऊंगा, इस पर आप टिक कर लीजिए, क्योंकि इसको बिना एग्जांपल के नहीं समझाएंगे। उसके बाद में आता है कि केमिकल रिएक्शंस कितने कितने टाइप्स की होती हैं। मतलब केमिकल रिएक्शंस अगर किसी चीज़ के बीच में हो रही हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन जब होंगी तो उसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जैसे पहला लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कंबाइन हो रहा है ये चीज़ें। मतलब जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो एक सिंगल मतलब एक कंपाउंड बनाए। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझिए, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक मतलब नई चीज़ का, एक ही चीज़ का निर्माण करें। जैसे कि ए प्लस बी यहाँ पे हमने लिखा था, तो देखिए क्या लिखा था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि दो चीज़ें मिलकर यहाँ पे एक तीसरी चीज़ को फॉर्म कर रही हैं, सी को, और वो भी सिंगल, केवल सी बन रहा है यहाँ पे। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ए और बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? सिंगल सी बना रहे हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, सी ए ओ प्लस H2O बराबर सी ए ओ इसका होल ट्वाइस। मतलब सी ए ओ, जैसे सी ए ओ क्विक लाइम, सी ए ओ प्लस H2O इज इक्वल्स टू सी ए ओ एच होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि ये इक्वेशन जो दी है, CaO प्लस H2O, इस क्या बना रही है? एक मतलब ये प्रॉपरली ये एक सब्सटेंस को बना रही है, दो चीज़ें कंबाइन होके। उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो ये पॉइंट था आपका, ये क्या था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, सी ए मतलब कैल्शियम, इधर एक है कैल्शियम, और ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। तो अगर ध्यान से देखिए तो इधर कैल्शियम कितने हैं? सिंगल, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ पे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं,
कैल्शियम कितने हैं, 1 है कैल्शियम। अब अगर ये और H कितने हैं, H भी हमारे 2 हैं। तो ये देखिए 2 हैं इधर 2। तो ये था पहले, मतलब जब रिएक्शन नहीं हुई थी। अब रिएक्शन हो गई है तब देखिए इधर क्या है, Ca कितने हैं, 1 और ट्वाइस लगा है, O कितने हैं, 2। तो O कितने हो गए, 2 और H कितने हो गए हमारे पास, 2। H कितने हो गए, 2। तो देखिए पहले ऑक्सीजन 2 थे, अब कितने ऑक्सीजन, 2 हैं। पहले कैल्शियम 1 था, अब 1 है। पहले हाइड्रोजन 2 थे, अब फिर 2 हैं। मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद में एटम सेम है, मतलब जो पहले थे वही बाद में है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन ना होती तो इसका कुछ इस टाइप से लिखा होता, ये जैसे कि यहाँ पे CaOH2O CaOH का, अभी यहाँ पे 2 लगा देते हम, यहाँ पे मान लीजिए 2 CaOH का होल ट्वाइस इधर फॉर्म हुआ है। तब ध्यान से देखिए तब क्या है यहाँ पे, अब इधर देखिए Ca कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। तब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी। जब इधर एटम और उधर इक्वल हो जाएंगे तब होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 Ca हैं, तो अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 Ca इधर भी हैं, 2 Ca इधर भी हैं। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 2 हो गए और 1, 3 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो इधर हमको फिर से हम ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, मतलब जोड़ ही सकते हैं। तो इस टाइप से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम लोग। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है इसका मतलब पहले रिएक्शन के जितने थे एटम और उस रिएक्शन के बाद में जितने सेम रहेंगे। तो उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गया, जब 2 सब्सटेंस मिलके सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तब उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब जैसे डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का एंटोनियम है। मतलब अगर डिकॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना है तो डिकम्पोज का मतलब होता है अलग अलग होना है, डिफरेंशिएट होना, अलग अलग होना। तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एटम मतलब सिंगल, एक ही जो है सब्सटेंस जो होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूटेगा बाद में। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई है सब्सटेंस, तो उसकी जब रिएक्शन कराई हमने तो उसमें A B C ऐसे करके टूटता जाएगा। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा से एक बन रहा था, इसमें क्या है 1 से 2 या 2 से ज़्यादा बनेंगे। तो इसको बिल्कुल रिवर्स समझ सकते हैं, रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें अगर, तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया है हमारे CaCO3 इस हीट जब किया गया इसको तब क्या हुआ, CaO प्लस CO2। CaCO3 मतलब लाइमस्टोन जो था उसको जब हीट किया तो CaO क्विक लाइम, जो पहले वाली एक रिएक्शन में हम देख चुके हैं, CaO बना और CO2 बना, CO2 गैस रिलीज हुई। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक से, यहीं पे देख लें, एक जो चीज़ है ये एक सब्सटेंस से 2 सब्सटेंस बने हैं, ये यहाँ पे डिकम्पोज हुए हैं, हीट की वजह से रिएक्शन जब हुई तो डिकम्पोज कर गए, तो इसे बोलते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज में अगर हीट की वजह से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, लाइट की वजह से हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन। सनलाइट वर्ड के लिए फ़ोटो यूज़ करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी फ़ोटो आता है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। वैसे ही फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्शन इज़ डन अंडर सनलाइट, मतलब सनलाइट के अंदर रिएक्शन होगी तब होगा वो फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी में होगी जब तब होगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे 2H2O है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जब मतलब इसमें इलेक्ट्रोड्स के टाइप से जब वो इलेक्ट्रोड्स की वजह से जब उसमें कराई गई रिएक्शन तब क्या हुआ, 2H2O जो था, अभी देखिए यहाँ पे 2H2O लिया गया है, H2O मतलब वाटर को लिया था पहले, H2O लिया और ये टूटा इधर, मतलब ये डिकम्पोज हुआ H2 और O2 में। 2H2O यानी कि 2H2 इधर H कितने हैं 4 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की बात करें तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेस होना। मतलब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जैसे कि कोई साल्ट दिया गया है
तो उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में जो हमारा सब्सटेंस है लेस रिएक्टिव, उसकी अगर हम उससे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस से रिएक्शन कराएंगे तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला है वो उसका प्लेस ले लेगा उस सॉल्ट सॉल्यूशन में और उसको अलग कर देगा। कैसे अलग कर देगा? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, Fe, ये देखिए Fe प्लस CuSO4, it gives out FeSO4 प्लस Cu। देखिए ध्यान से, Fe मतलब Fe क्या है यहाँ पे? आयरन। CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो जो Cu होता है हमारा, ये आपने पढ़ा होगा या आपकी रिएक्टिविटी टेबल आगे दी होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। Cu जो होता है वो Fe से लेस रिएक्टिव होता है, मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है और Cu कम रिएक्टिव होता है। तो क्या हुआ, जब इनकी रिएक्शन कराई गई तब Fe ने इस Cu के सॉल्ट सॉल्यूशन में इसकी जगह ले ली और बना लिया FeSO4 आयरन सल्फेट, और Cu को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहाँ से देखिए आप, और जैसे इधर ये CuSO4, तो इधर भी Fe सिंगल है, CuSO4 मतलब सबके एक एक प्रेजेंट हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन भी है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि जब सॉल्ट सॉल्यूशन किसी सॉल्ट सॉल्यूशन वाले सब्सटेंस की उससे मोर रिएक्टिव वाले से रिएक्शन होती है, तब वो एलिमेंट उस सॉल्ट सॉल्यूशन में दूसरे वाले की जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे Fe ने Cu की जगह ली है, उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अभी यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। मतलब अभी यहाँ पे Fe लिया था, अभी यहाँ पे भी हम दूसरा कोई ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। तो दो जब होंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे Fe था, ये अभी Fe के साथ में कोई दूसरा हम ले लेते हैं तो वो Cu के साथ में लग जाएगा। जैसे Na2SO4 को लिया, BaCl2 को लिया, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 को लिया जब, तो इनकी रिएक्शन करवाई जब, तो Na2 जो था वो Cl से कॉम्बिनेशन होकर NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया और Ba और SO4 का बन गया BaSO4। यानी कि Na ने इस वाले सॉल्ट की जगह ले ली, इसके एलिमेंट ने इसके सॉल्ट की जगह ले ली, और जो इसका एलिमेंट निकला उसने इसके सॉल्ट की जगह ले ली। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट, हीट निकलती है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट हमने जैसे कोई दिया, जैसे रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बना जब हमारा, तब उसमें जो हीट निकलती है गिवन आउट बाहर आती है जब, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये दोनों तरीके की रिएक्शंस होती हैं, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ज़्यादा हम डिस्कस डीप में नहीं करेंगे। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? प्रोड्यूस इनसॉल्युबल साल्ट्स। प्रेसिपिटेट वर्ड से बनी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब हमने कोई दो चीज़ों की रिएक्शन कराई तो हमें उसमें कुछ प्रेसिपिटेट फाउंड किया गया। मतलब जैसे कि हमने रिएक्शंस कराई तो उसमें कुछ इनसॉल्युबल साल्ट्स मिले। जैसे कि कुछ भी रिएक्शन हुई हमारी, मान लीजिए कोई बीकर दिया था हमने, इसमें पानी था और इसमें हमने कुछ डाला ऐसे, मतलब कोई भी केमिकल या चीज़ डाली साल्ट वाल्ट, तो इसमें नीचे उसका जो है प्रेसिपिटेट रह गया। मतलब रिएक्शन के बाद में कोई साल्ट बच गया जो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी रिएक्शन नहीं हुई है, तो ये होता है प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद में आती है रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस, तो पहले ऑक्सीडेशन को समझिए आप लोग। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई रिएक्शन हो जिसमें या तो ऑक्सीजन एटम गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन्स बढ़े, या हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन ऐसे समझिए आप, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जिस इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हों, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद में ये आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसी इक्वेशन में, जैसे अगर इक्वेशन की बात करेंगे हम अब आगे, तो उसमें जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं?
तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ध्यान से समझिएगा आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट आप रिवर्स समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लॉस मतलब किया होगा, लूज़ किया होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ होगा जिससे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर, और ये दोनों चीज़ें साथ ही में होंगी किसी इक्वेशंस में। किसी इक्वेशन में जब हो गया, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। अगला टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन आप लोग जानते हैं अच्छे से। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है, या अगर हिंदी में बोले तो क्या, जैसे हम लोग देखते हैं लोहे की चीज़ों पे या कई चीज़ों पे, हमारा मेटल्स पे एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की गैल मतलब वो आ जाती है लेयर, जिसे बोलते हैं मूर्छा लग गया है किसी चीज़ पे, तो वो होता है कोरोजन। द प्रोसेस ऑफ सोली ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर इन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स पे जब उसकी लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, तो उसे बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन की ये आपकी इक्वेशन है, जैसे 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O इज इक्वल्स टू Fe2O3 का 2O3 डॉट XH2O, ठीक है। ये रिएक्शन है, मतलब आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब H2O से जब हुई, तो वो एक फेरिक ऑक्साइड का, मतलब फेरिक ऑक्साइड वहाँ से ये बनता है। तो अगर आगे हमारे हम दिए गए हैं इसमें, जैसे ये भी एक कॉपर की कोरोजन के बारे में बताया गया है। कॉपर की रिएक्शन जब CO2 और मॉइस्चर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हो रही है, तो कॉपर का बन रहा है कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। तो ये कॉपर की हो गई। ऐसे ही सिल्वर की भी दी है। तो कोरोजन से बचने के लिए नॉर्मली, अब हम अपने घरों में ही बात करें तो जो जो भी हमारी लोहे की चीज़ें होती हैं, बेसिकली लोहे पे ही आते हैं। तो लोहे की चीज़ें जितनी भी हमारे घर में, उन सब पे देखते हैं, चाहे आपका गेट हो, चाहे आपका मतलब कोई भी विंडो हो, तो उस पे हम लोग एक पेंट करवाते हैं। पेंट इसीलिए करवाते हैं, पेंटिंग, जैसे कि प्रिवेंट मेथड्स में पहला ही नंबर पे दिया है पेंटिंग। पेंटिंग इसीलिए करवाते हैं कि ऑक्साइड की लेयर उस पर नहीं जमेगी। देखिए जैसे ये होता है कि डीप में डिस्कस करें तो ये है इस तरीके से, यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं मेटल के। अगर उस पर पेंट नहीं है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने से, मॉइस्चर से, ये जो है यहाँ का सरफेस, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स हटने लगते हैं यहाँ से। तो ये इस एरिया में जो है ऑक्साइड की लेयर बनने लगती हैं। तो उस, अगर यहाँ पे पेंट है इस एरिया में, तो वो मेटल सरफेस तक पहुँचेगी ही नहीं चीज़, मतलब ऑक्सीजन, मॉइस्चर पहुँचेगा ही नहीं वहाँ तक की। तो इसीलिए पेंटिंग करते हैं। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग भी करते हैं। प्लास्टिक कोटिंग, जैसे पेंटिंग है वैसे प्लास्टिक कोटिंग भी होती है। क्रोमियम की प्लेटिंग भी होती है, क्रोमियम लगाते हैं। और गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होती है? जिंक प्लेट, जिंक की प्लेटिंग करते हैं हम जब। तो जिंक की प्लेटिंग जैसे की हमने इस पर, तो पहले जब जिंक की प्लेटिंग जब की हमने, तो इसमें होता ये है कि जैसे अब इस पर जब, अब पहले क्या होगा, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स पे जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, ना कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उससे भी सेफ़ हो जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है एलॉइंग। एलॉइंग बढ़िया तरीका होता है एक, और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। एलॉइंग का मतलब होता है कि द मेथड चेंजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मतलब कोई मेटल इसमें मिला के उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, तो ताकि उसमें मतलब ना हो पाए रस्टिंग। फिर आता है रेंसिडिटी टॉपिक। रेंसिडिटी टॉपिक क्या है? रेंसिडिटी सिंपली अगर देखें, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया जाता है तो उसमें एक अनवांटेड स्मेल आने लगती है, जिसे बोलते हैं रेंसिडिटी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑयल फैट प्रेजेंट इन सच फूड ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑयल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसकी वजह से रेंसिडिटी होती है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट्स इन द फूड रिजल्टिंग इनटू बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मेथड क्या है? मेथड जैसे आप लोग देखते होंगे, अब अगर कोई आप पैक्ड लेने जाए कोई पैकेट दुकान पे कोई भी चीज़ का, तो क्या देखते हैं? हाँ, उसके अंदर गैस भरी होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, by adding antioxidants is a substance or chemical in which prevents oxidation
विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन इन द फूड इंडस्ट्री एंड अ नंबर ऑफ, मतलब क्या एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं जब उसमें, तब उसकी ऑक्सीडेशन मतलब उसमें रेंसिडिटी से रोका जा सकता है। और वैक्यूम पैकिंग में क्या है, नंबर ऑफ केसेस पैक्ड फूड कंटेनर इवैक्यूएटेड सीलिंग ऑफ नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू ब्रिंग आउट ऑक्सीडेशन टू फूड। मतलब क्या है, वैक्यूम पैकिंग, एक बिना अंदर कोई भी गैस ना हो, अगर जैसे वैक्यूम पैकिंग कर दें हम उसकी, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, कोई एयर ही नहीं होगी, तो उस पर नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी से। तो ये चैप्टर हमारा हमने एक बार डिस्कस कर लिया पॉइंट वाइज में। और यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे PYQs। PYQs में 1 मार्क क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF आपको लगेगी। 2018, 2009, 2012, 2013 इस तरीके से PYQs आए हैं, 2015, 2011, 2012, 13। अगर आपने सारे यही पढ़ लिए तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स के सारे टाइप के दिए गए हैं इस PDF में। तो 1 मार्क से स्टार्ट करते हैं अपने। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाई इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल डेट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर अदर इलेक्ट्रोड। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो आता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। जब उसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वाटर में, तो क्या कह रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एक पे जो इलेक्ट किया गया है इलेक्ट्रोड पे, वो दुगना होता है दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के। तो इसको आप सीधा समझ सकते हैं वाटर के फार्मूले से। वाटर का फार्मूला होता है H2O, जहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो वाटर में जब हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, तो इलेक्ट्रोड जब लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जाएंगी और एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन जाएंगी। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड पे 2 हाइड्रोजन है, एक पे 1 ऑक्सीजन है सिर्फ। तो क्या हो गया, एक पे 2 है, एक पे 1 है, यानी कि दूसरे पे डबल है, इसी वजह से है। तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही उसमें जब 2:1 में प्रेजेंट हैं, तो वो हाफ तो होगा ही दूसरे का। दैट्स वाई वॉल्यूम H2 इज डबल देन डेट ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना इजी क्वेश्चन आया है, आप डायरेक्ट फार्मूले से लगा सकते हैं इसको और आपके इजीली नंबर इसका गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट। कह रहा है व्हाट कैन बी सीन, क्या होगा जब कॉपर मेटल की स्ट्रिप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो Cu की स्ट्रिप जो हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाली, तब क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जाते हैं हम लोग, तो जो सिल्वर है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम तक की है, सबसे ज़्यादा तो मतलब रिएक्टिव है पोटेशियम के। तो होता क्या है, जब Cu की रिएक्शन AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट से हमने कराई, तब क्या होगा, तो ये जो है Cu कॉपर और मेटल क्या करेगा, इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है नाइट्रेट, उसमें उसको बना देगा कॉपर नाइट्रेट। और ये क्या हो जाएगा, Ag को अलग कर देगा। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है और Ag अलग होता है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा। और उसके बाद में थर्ड क्या है, स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताइए रिडक्शन प्रोसेस का। तो ZnO + C गिव्स आउट, इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स Zn + U2। देखिए ZnO मतलब हमको कोई जिंक ऑक्साइड मिली अगर, तो उस पर अगर उसकी हमने कार्बन से रिएक्शन करवाई हीट की प्रेजेंस में, तब वो देता है हमको Zn अलग हो जाएगा मेटल और CO2 गैस निकल जाएगी बाहर। तो यहाँ से हम क्या करता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑक्साइड्स से। तो इस टाइप से इंडस्ट्री में रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ होता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे O था, यहाँ पे O नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस हुआ यहाँ पे। और इसका यूज़ मतलब इंडस्ट्रीज़ में होता है। जैसे कोई मतलब रिसर्च में या कोई किसी उसमें गए, वहाँ मतलब कहीं भी हों, रिसर्च कर रहे होते हैं और उसमें ऑक्साइड मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो उसको इसी तरीके से उसमें से मेटल निकाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, गिव रीज़न ऑल्सो। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपको।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वैक्स या मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स या मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर वैक्स को जलाते हैं या वैक्स को पिघलाते हैं, कौन सा ऐसा मतलब केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जैसे हम लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ रखा है, बर्निंग ऑफ गैस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फॉर्म्ड। बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ गैस, एक मिनट, बर्निंग ऑफ गैस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फॉर्म। देखिए मोम को पिघलाएंगे जब हम लोग तो जो है मोम तो फिर से मोम बन जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन समझ भी सकते हैं। यहाँ पे गैस लिखा है, बर्निंग ऑफ वैक्स होना चाहिए तो यहाँ पे, लेकिन वैक्स को अगर जला रहे हैं हम लोग, जैसे वैक्स जल रहा है, तो जब वैक्स को जलाएंगे तो बर्निंग की वजह से नई प्रॉपर्टीज़ में नई प्रॉपर्टीज़ भी बनती हैं उसकी, मतलब जो मोम है उसमें, जैसे अब जब हम जला रहे हैं उसको तो कुछ उसकी, अब जैसे मोमबत्ती देखते हैं हम लोग ध्यान से अगर देखें तो मोमबत्ती में वैक्स जो जब जलती है तो वैक्स वही मेल्ट होके फिर वैक्स बनता रहता है। और अब अगर वैक्स ही हम ले आएँ, धागा वागा हटा दें, उसको एक रख के पेपर पे जला दें तो उसमें कुछ फॉर्म उसमें से जो वैक्स के हैं उसमें गैस में चले जाएंगे। तो बर्निंग ऑफ गैस में न्यू प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है उसको केमिकल चेंज कह सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन से तो आयरन ही बन रहा है ना, वहाँ पे हम अगर मेल्ट करेंगे आयरन को फिर उसको सॉलिड मतलब उसको कूल डाउन करके और आयरन ही बनेगा। लेकिन रस्टिंग जब हो रही है आयरन की तो उसमें एक ऑक्साइड की लेयर आ रही है, उस पर ऑक्साइड की लेयर आ रही है, तो मैंने बताया था ऑक्साइड की लेयर आ रही है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है डायरेक्टली देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन ही केमिकल चेंज हुआ। फिर है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ये तो सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उनका केमिकल चेंज में कोई, फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस नहीं बनता नया, केमिकल चेंज में नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में नया सब्सटेंस बनता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो CuO, O यहाँ पे था, O यहाँ पे नहीं है, H यहाँ पे था, H यहाँ पे मतलब O नहीं था, यहाँ पे O जुड़ गया। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा है। तो Cu के पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर जो ऑक्सीजन जिसके बढ़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, जिसके पास, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीजन कम हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 मार्क्स के दिए हुए हैं और ये 2 मार्क्स के, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो आ चुके हैं मतलब एग्ज़ाम्स में एक भी बार। तो अगर आप ये वाला पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और इस अगर इस PDF को आपने पढ़ लिया है तो आई थिंक ये इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।